हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आइडियोलॉजी बिलीव्ड दैट द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विल नेचुरली एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। किस विचारधारा की मान्यता थी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण से विश्व में स्वाभाविक रूप में शांति स्थापित हो जाएगी? ए आइडियलिज्म, आदर्शवाद का, बी नियोलिबरलिज्म, नव उदारवाद का, सी रियलिज्म, यथार्थवाद, डी नियो लिबरलिज्म, नव यथार्थवाद का। बताइए, चारों ही अप्रोचेस आपको पढ़ने हैं। और देखिए, आईआर की स्टार्टिंग ही इसी यूनिट्स में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं अप्रोचेस से होती है। सबसे पहले आपको यही पढ़ना होता है। अब आप बताइए कि किस अप्रोच का ये मानना था कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनके होने भर से ही एक नेचुरली पीस एस्टैब्लिश हो जाएगी पूरे संसार में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आइडियलिज्म। आदर्शवादियों की मान्यता थी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण से विश्व में स्वाभाविक रूप में शांति स्थापित हो जाएगी। जबकि आप देखिए नव उदारवाद को, इनका मानना था कि ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट मात्र एस्टैब्लिश कर देने से ही शांति अपने आप नहीं स्थापित हो जाएगी। ये हेल्प करेंगे पीस को एस्टैब्लिश करने में, ये हेल्पफुल साबित होंगे पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस को बनाए रखने में। तो इन दोनों का व्यू देखिए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। उनका था कि एक नेचुरली वो पीस एस्टैब्लिश हो जाएगी वर्ल्ड में इंस्टीट्यूट के होने भर से, और नियोलिबरलिज्म का मानना था कि वो हेल्प करेंगे पीस को एस्टैब्लिश करने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड पॉलिटिक्स इनटू हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिकल एरेना। राजनीति को उच्च राजनीति और निम्न राजनीति क्षेत्र में किसने बांटा? ए रॉबर्ट कोहेन, बी मॉर्गनथाउ, सी रूसो, डी जॉन मॉसमायर। इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलिटिक्स को लो पॉलिटिक्स और हाई पॉलिटिक्स 2 एरियाज में डिवाइड किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोहेन ने 2 पार्ट्स में पॉलिटिक्स को डिवाइड कर दिया। और हाई पॉलिटिक्स में क्या रखा? हाई पॉलिटिक्स में इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों और सैनिक गतिविधियों को शामिल किया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को और मिलिट्रिकल एक्टिविटीज़ को इन्होंने हाई पॉलिटिक्स एरिया में इंक्लूड किया, और लो पॉलिटिक्स में आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल किया। रॉबर्ट कोहेन के साथ जोसेफ नाई भी इसमें शामिल थे, इस डिवाइडेशन में पॉलिटिक्स के। और दोनों की एक इम्पॉर्टेंट बुक भी है, दोनों ने लिखी है, जिसका नाम है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। और एक और किताब है जिसका नाम है आफ्टर हिगेमनी, कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द ओरिजिनल बिलीवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंसी। परशुद्धता सिद्धांत के मूल मान्यताकार कौन है? ए वालरस्टीन, बी रोजनबर्ग, सी सामिर अमीन, डी जे एम टिकना। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंसी के आपको बिलीवर भी पता होना चाहिए, और ये प्रिंसिपल क्या है ये भी आपको आना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामिर अमीन मेन बिलीवर है इस डिपेंडेंसी प्रिंसिपल के। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि वर्ल्ड एक कोर और परिधि में विभाजित हो गया है, कोर और सरकमफ्रेंस में, जिसमें कि जो कोर है वो सरकमफ्रेंस में जो कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, उनका शोषण करती हैं। अब ये एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है ये भी बताया कि ये होता है
विनिमय की असमानता के कारण। इनइक्वालिटी इन एक्सचेंज एक रीजन है जिसकी वजह से जो कोर में कंट्रीज है वो सर्कमफ्रेंस वाली कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं। सामिर अमीन के साथ में गुंडर फ्रैंक भी इस प्रिंसिपल के बिलीवर हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर फॉर जेंडर जस्टिस। लैंगिक न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? ए 1974 को, या 1984, 1975, डी 1976। ये क्वेश्चन देखिए क्यों है, यहाँ पर दो रीजंस हैं। एक है कि आपको फेमिनिस्ट अप्रोच पढ़ना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका क्या विचारधारा थी, और दूसरा यूनाइटेड नेशन आपको पढ़ना है। इसलिए आपके लिए जाना जरूरी हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन ने किस साल को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर घोषित किया। ए बी सी डी चारों साल दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर करेक्ट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए 1975 से 1985 तक एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में मनाया गया था। इन 10 साल में क्या काम करना था कि इसमें हमें एडवांस करना था विमेंस के राइट्स को अराउंड दी वर्ल्ड। इसी वजह से एक पूरा दशक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला का, और वर्ष था 1975। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु आर द ओरिजिनल एक्सपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश स्कूल थियरी। अंग्रेजी स्कूल सिद्धांत के मूल प्रतिपादक कौन हैं? ए नॉम चॉम्स्की, बी हेडली बुल, सी नेथ बुडिंग, डी जोसेफ कनुकिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लिश स्कूल थियरी क्या है, इसके एक्सपोनेंट क्या हैं, आपको आना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हेडली बुल इंग्लिश स्कूल थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट है, ओरिजिनल। और ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी ने साइंटिफिक अप्रोच को बिल्कुल नहीं माना, ये ह्यूमन वैल्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करती थी। और इनके अकॉर्डिंग स्टेट पावर का सिंबल हो सकता है पर अराजक नहीं। एक एनार्की जो यथार्थवाद एस्टैब्लिश कर देता है वो नहीं होना चाहिए। पावर होनी चाहिए स्टेट में बिल्कुल, लेकिन वो एनार्की नेचर की नहीं होनी चाहिए। स्टेट में पावर और लॉ दोनों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ये इंग्लिश स्कूल थ्योरी का मानना था, शक्ति और कानून दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से एक गलत मैच है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं और ये कंट्रीज हैं जिनमें कि ये वर्क करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस कंट्रीज में वर्क नहीं करता है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए प्रीवियस में एग्जाम में आ चुके हैं, आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है जानना कि जो वेरियस टेररिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं कंट्रीज़ में, सेवरल कंट्रीज़ में, कहाँ पर वर्क कर रहे हैं या किस साल वो फाउंड किए गए थे। इसमें देखिए लश्कर जंगवी है पाकिस्तान, अबू सयाफ ग्रुप बांग्लादेश, अंसारू नाइजीरिया, हरकत उल मुजाहिदीन पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सही तभी कर पाएंगे जब आपको सारे चारों ही ग्रुप के कंट्रीज पता हो कि ये किन कंट्री में वर्क करते हैं, तभी तो आप एक गलत जान पाएंगे कि हाँ ये गलत है, ये किसी और कंट्री में वर्क करता है। और ये क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं लश्कर जंगवी पाकिस्तान में, ये बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में ये वर्क करता है। 1966 में ये फाउंड गया था और ये पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी एक्टिव रहता है। अबू सयाफ ग्रुप बांग्लादेश, ये गलत है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बांग्लादेश में वर्क नहीं करता है, ये फिलीपींस और मलेशिया में वर्क करता है। 1991 में फाउंड किया गया था। फिर है अंसारू नाइजीरिया, ये भी सही है, 2012 से वर्क कर रहा है।
फिर हरकतुल मुजाहिदीन पाकिस्तान में, ये भी बिल्कुल सही है, 1998 से वर्क कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? ऑस्ट्रेलिया समूह का उद्देश्य क्या है? ए, कट न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों की कटौती करना। बी, कंट्रोल केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियारों का नियंत्रण करना। सी, टू स्टॉप द मिसाइल तकनीकी रोकने के लिए। डी, मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टॉप टेररिज्म, मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रोकना है। इसके नाम पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। अब इसका एम बताइए कि क्या है। वीडियो को पॉज करके आप सारे ऑप्शंस बिल्कुल पढ़ लिया करिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेन पर्पस बी, कंट्रोल केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियारों का नियंत्रण करना। सिर्फ रासायनिक ही नहीं, जैविक हथियारों का भी, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स दोनों को कंट्रोल करने का काम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का है। ये फॉर्म इसीलिए किया गया था। इसकी ज़रूरत क्यों हुई? 1984 में देखिए इराक में केमिकल वेपन्स यूज़ किया गया था। उसके बाद ही से 1985 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ, 1985 में, जिससे कि हम रासायनिक और जैविक हथियारों का नियंत्रण कर सकें और उन कंट्रीज़ की पहचान कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें उन नेशंस को जो इसका निर्यात करती हैं। 43 कंट्रीज इसका पार्ट थे और इंडिया और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। और स्टार्टिंग में इंडिया इसका मेंबर नहीं था, 2018 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एस्टैब्लिश्ड? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना कब की गई? ए 1970, बी 1985, सी 1972, डी 1974, 1970 में, या 85 या 72 या फिर 1974 में। एनएसजी बहुत न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप कब एस्टैब्लिश किया गया था। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका ईयर, उसके फाउंडिंग नेशंस, उसके मेंबर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, पर्पस और जो उसमें बहुत सारे बाद में अमेंडमेंट्स होते हैं, वो ये सब आपको आ जाने चाहिए। बिल्कुल नोट डाउन कर लेना चाहिए कि रिसेंटली किन ग्रुप में कौन से चेंजेस किए गए हैं। करंट का भी इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अब तो देखिए 2 साल पुराने भी करंट आते हैं कि 2016 में ये कंट्री इस ग्रुप का मेंबर बनी, तो इसलिए आप पिछले 4-5 साल में भी जो ग्रुप में चेंजेस हुए रहते हैं वो बिल्कुल लर्न कर लीजिए अच्छे से। देखिए, एनएसजी की स्थापना की गई है 1974 में, 1974 में। और ये एस्टैब्लिश क्यों किया गया ग्रुप? देखिए, जिन कंट्रीज़ ने एनपीटी साइन किए हैं उन्हें न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी देने का काम ये ग्रुप करता है, परमाणु ईंधन और टेक्नोलॉजी देने का। इंडिया देखिए एनपीटी साइन नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये सबको पता होगा। एनपीटी में प्रीवियसली मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं, तो जिन्होंने भी एनपीटी पर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या फिर प्रीवियस आईआर के वीडियोस नहीं देखे हैं, उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस देखें, सारे लगाएं क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में से और अपना कमेंट में मेंशन करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस तरह देखिए, भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे एनएसजी से न्यूक्लियर फ्यूल प्राप्त हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द सेंटर फॉर पीस स्टडीज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार शांति अध्ययन केंद्र की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? ए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या हैदराबाद विश्वविद्यालय में या फिर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में? कहाँ पर सेंटर फॉर पीस स्टडीज
की स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में सबसे पहले शांति अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन में देखिए एजेंसी हैं और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। आपको एजेंसी के हेडक्वार्टर के साथ यहाँ पर मैच कराना है। ILO है, FAO है, IMF है, यूनिसेफ है, जेनेवा, वाशिंगटन, इटली, न्यूयॉर्क। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे ऑप्शंस देख करके इन्हें मैच कराइए। अक्सर देखिए हम एजेंसी में क्या होता है कि उनके हेडक्वार्टर को बिल्कुल मिक्सअप कर देते हैं, इसलिए आप इन्हें कंटिन्यू रिवीजन इनका करते रहा करिए कि कहाँ पर किस एजेंसी का हेडक्वार्टर है, या फिर ये कब फाउंड की गई थी, या फिर कौन से नेशंस इसके मेंबर हैं। अब बताइए कि इसमें ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका सही आंसर देखिए, सबसे पहले ILO है, तो ILO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। फिर है FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का हेडक्वार्टर है इटली में। IMF का कहाँ है? IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और यूनिसेफ एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, तो ये है न्यूयॉर्क में। सही आंसर क्या है देखिए, A का फर्स्ट हो गया, B का थर्ड, C का सेकेंड, D का फोर्थ, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है G8+5 में कौन से राष्ट्र शामिल हैं? A चाइना, ब्राजील, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड एंड साउथ अफ्रीका। B इंडिया, चाइना, तुर्की, ब्राजील एंड मैक्सिको। C सिंगापुर, रशिया, फ्रांस, इंडिया एंड ब्राजील। D इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। G8 में +5 पूछ रहा है आपसे, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और चाइना, ये G8 में +5 जो नेशंस हैं उनमें शामिल थे। G8 1975 में बना था, रशिया ने इसे ज्वाइन किया था 1994 में, और 2014 में ही रशिया सस्पेंड कर दिया गया था, और बिल्कुल परमानेंट विड्रॉल रशिया ने 2017 में किया था G8 से। तो ये ग्रुप अब G7 हो गया है। 13 क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ टेम्परेरी मेंबर्स वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 to 10 बाय अमेंडिंग द यूनाइटेड नेशंस चार्टर? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई? A 1963 में, B 1965 में, C 1970 में, D 1960 में, 1963 में, 1965 में, 1970 में या 1960 में? पहले 6 मेंबर थे नॉन परमानेंट, उनको बढ़ा के 10 कर दिया गया। ये कब किया गया? ये अमेंडमेंट आपको बताना है यहाँ पर, किस चार्टर के अंतर्गत ये किया, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंतर्गत, और कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए। ये अमेंडमेंट जो हुआ वो 1963 में हुआ, 1963 में संशोधन, जिसमें कि संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई नॉन परमानेंट मेंबर की। और ये बिल्कुल फोर्स में कब आया? 1965 में, 1965 से ये फोर्स में आ गया, जिसमें कि जनरल असेंबली ने इंक्रीज कर दिया नंबर नॉन परमानेंट मेंबर का सिक्योरिटी काउंसिल के 6 से 10। इस तरह 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ये आज भी है, उसके बाद से संशोधन नहीं किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, जॉर्ज बुश गेव द स्लोगन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया। दूसरा है, देयर वॉज अ प्रोविजन टू रेड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव को कम करने का प्रावधान था।
ए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर बी ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया। ये सही है, इन्होंने स्लोगन दिया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का 1990s के टाइम में। और उसके बाद है कि देयर वाज ए प्रोविजन टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशन, क्या इसमें प्रावधान था कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव को कम करने की ज़रूरत है? ये बात देखिए गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बातें थी कि हमें टेररिज्म फ्री करना है वर्ल्ड को बिल्कुल, और जस्टिस सिक्योरिटी और पीस एस्टेब्लिश करना है, न्याय सुरक्षा और शांति, रशिया और अमेरिका में कॉपरेशन को बढ़ाना है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में सहयोग इंक्रीज करना है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रभाव के कम करने का प्रावधान नहीं था, इसमें प्रावधान था कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, ये प्रोविज़न था इसमें। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज गन बोट डिप्लोमेसी? गन बोट कूटनीति क्या है आपको यहाँ पर बताना है। ए है टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस बाय गिविंग मिलिट्री असिस्टेंस टू दिस कंट्री, इसी देश को सैनिक सहायता देकर उस पर प्रभाव बढ़ाना। बी प्रेसिंग अनदर स्टेट बाय वन स्टेट यूजिंग इट्स नावल शिप्स, एक राज्य के द्वारा अपने नौसैनिक जहाजों के प्रयोग से दूसरे राज्य पर दबाव डालना। सी टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज समटाइम्स गो ऑन इन सीक्रेट, दो देशों के बीच कभी कभी गुप्त रूप में वार्ताएं चलती रहती हैं, ये ऐसी कोई कूटनीति है। या डी इट इज़ अ पीसफुल अप्रोच बेस्ड डिप्लोमेसी इन विच अ पीस एग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन एन आर्मी ऑफ टू कंट्रीज, यह शांतिपूर्ण दृष्टिकोण आधारित कूटनीति है जिसमें दो देशों की सेना के बीच में शांति समझौता होता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और हिंदी में पढ़ते हैं आप हिंदी में पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके बिल्कुल अच्छे से, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, आप इस पर फोकस किया करिए। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप दोनों लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्ट कर लिया करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब गन बोट डिप्लोमेसी क्या है? देखिए गन बोट डिप्लोमेसी है ऑप्शन बी, प्रेसिंग अनदर स्टेट बाय यूजिंग इट्स नावल शिप्स, एक राज्य के द्वारा अपने नौसैनिक जहाज़ों के प्रयोग से दूसरे राज्य पर दबाव डालने का जो प्रयत्न किया जाता है वही है गन बोट कूटनीति। कई तरह के देखिए डिप्लोमेसीज होती हैं, प्रीवियसली भी मैंने शॉपकीपर डिप्लोमेसी जैसे है इस पर क्वेश्चन कराया हुआ है, इसलिए आप देखिए सारे क्वेश्चंस लगाया करिए, जो भी सीरीज चल रही हैं आप उन्हें रेगुलर लगाया करिए। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर कोई डाउट है आप उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। होप इट विल हेल्प देम। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नर एंड पब्लिक पॉलिसीज के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्वेश्चंस लगाइए। मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है। आप ज़रूर सारे क्वेश्चंस लगाइए और बिल्कुल देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।